नमस्कार। कभी कभी कोई केस सबक के साथ साथ कसक भी छोड़ जाता है। केस तो खत्म हो जाता है, लेकिन एक ऐसी छाप छोड़ जाता है जो दिलो दिमाग पर चिपक जाता है। जहां एक तरफ शातिर और तेज दिमाग वाले लोग कानून का फायदा उठाते हैं, वहीं उन्हीं के हाथों बेगुनाह और मासूम लोग कुचले जाते हैं, शोषित होते हैं। बनती तो एक केस फाइल, लेकिन उस एक केस फाइल के अंदर कई बर्बाद जिंदगियों की कहानियां छपी होती हैं। दो अलग अलग शारीरिक बाधाओं से जूझने वाली लड़कियों का यह केस उस वक्त आया था मेरे पास जब मैं लखनऊ में पोस्टेड था। अपने दिमागी कमी से जूझती नीता, मेरी बेटी का दिमाग कमजोर है। 2, 1। अपने शारीरिक कमी से लड़ती वीना, इस प्रॉब्लम के साथ मेरे से आईएएस नहीं होगा। एक तरफ वीना आईएएस एग्जाम को लेकर अपने पिता के दबाव में, तो दूसरी तरफ नीता तरह तरह के दर्द झेल रही है। घर के बाहर हर कोई फायदा उठाना चाहता है। अलग परिवार, अलग मसले, दोनों की जिंदगी में मचा तूफान। मुझसे तो नीता वीना की लगी, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। एक ऐसा केस जिसने जज्बाती रिश्ते जोड़ दिए। यकीन मानिए ये केस मैं आज तक नहीं भूल पाया, और मुझे पूरा यकीन है ये केस देखने के बाद आप भी नहीं भूल पाएंगे। बैठिए। तारा, सबका मुंह मीठा कराओ। हाँ। तो सब दीजिए, शादी की तारीख कब तक निकलेगी? देखते हैं पंडित जी से मिलके शादी की कौन सी तारीख निकलती है। वैसे भी हमारे मनोज को बहुत जल्दी शादी करनी है। मैं रखती हूँ ना। मम्मी मैं दूंगी। मम्मी नहीं मैं दूंगी। नहीं 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 मम्मी नहीं। मम्मी मैं दूंगी। अच्छा ठीक है, संभल के लेके जा। हाँ नीता, हाँ मैं कर दे तुम्हारी। नहीं नहीं मैं रखती हूँ जीजी। नहीं 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 मैं रखती हूँ ना जीजी, आप छोड़। तबीयत तो ठीक है ना बच्चे की? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तारा, साफ करा। अरे मम्मी मैं साफ करती हूँ। पूछा, अरे पूछा कहाँ है? तू तो नीता, मैं साफ कर रहा। नहीं बेटा, मैं साफ करती हूँ। चलो। अरे कंट्रोल कर इसे, इसके चलते एग्जाम खराब हो रहे हैं तेरे। एक बात याद रख, सपने पूरे करने हो ना, जिद पकड़नी पड़ती है। लेकिन मैंने इंजीनियरिंग तो कर ली है ना पापा। इस प्रॉब्लम के साथ मेरे से आईएएस नहीं होगा। और पापा वैसे भी क्या जरूरत है आईएएस बनने की? जरूरत है क्योंकि इसमें रुतबा है, पावर है, सम्मान है, और सबसे ऊपर मेरा सपना है। कब आ रहे हैं तेरे मेंस के रिजल्ट्स? परसों। एक, 2, 3, 4। देख क्या कर रही है? दिख रहा होगा इसको कुछ आसमान में। इसका तो दिमाग ही काम नहीं करता। और मुझे तो समझ ही नहीं आता इसके माँ बाप इसका स्कूल क्यों भेजते हैं। ऐसे लोग बोझ होते हैं अपने माँ बाप के ऊपर, इसलिए तो सोचते हैं कि इनको स्कूल भेज के कुछ देर शांति से रह सके। और तुझे पता है ये ना 1-2 बार घर से भाग भी चुकी है। सच में? हाँ। पापा नीता वहां भी नहीं मिली। मार्केट में देखा? हर जगह देखा पापा। क्या सब नीता वहां भी नहीं पहुंची? पापा हमने हर किसी को फोन कर लिया, नीता कहीं भी नहीं पहुंची है। चली गई होगी मेरी बच्ची। तूने उसे गली के चौराहे तक देखा? माँ मैं हर जगह देख कर आऊँ, नीता कहीं भी नहीं है। तुम भी कमाल करती हो, चौराहे तक आएगी तो घर पे नहीं आएगी। अनिल, तुझे कितनी बार समझाया उसे स्कूल से अकेले मत आने दिया कर। पापा मैं गया था स्कूल, लेकिन नीता वहां पर भी नहीं। माँ आप क्यों परेशान हो रही हो?
पिछले साल भी तो उसने यही किया था, 2 बार चली गई थी घर से। इस बार भी किसी बस में चढ़ गई होगी। आ जाएगी वापस वो। कैसे आ जाएगी वो? हाँ, कैसे आ जाएगी? माँ, उसके दिमाग की हालत ठीक नहीं है। वो सिर्फ दिखने में 18 साल की, लेकिन उसका दिमाग एकदम बच्चे जैसा है और उसे दुनिया की भी कोई समझ नहीं है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आप ढूंढिए ना उसे, कहाँ है मेरी बच्ची? ढूंढिए ना मेरी बच्ची कहाँ है? मैं कुछ करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। फिर से नाम नहीं आया, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तू फिर से फेल हो गई। पापा, मैंने पूरी तैयारी की थी। अरे क्या खाक तैयारी की थी? आखिरी अटेम्प्ट बचा है, ठीक से तैयारी करो, तुम्हें आईएएस बनना है बस। लेकिन बाप, इस हालत में मुझसे नहीं होगा पापा। पापा मेंस में बहुत लिखना पड़ता है, मुझसे सच में नहीं होगा। अरे सब दिमाग में है तेरे। अभी हिल रहा है हाथ, हिल रहा है अभी। इसका इलाज भी है मेरे पास। पहले 4 घंटे में वापस आ जाती थी, 10 घंटे हो गए उसे गायब होकर। कम से कम पुलिस नहीं, बच्चों की शादी ब्याह की बातें चल रही हैं, ऐसे में थाना कचहरी बिरादरी की भी तो सोचो। जी, ये आपकी बेटी है? नीता कहाँ गई थी बेटा? कहाँ गई थी तुम? शुक्रिया, चाय पानी कुछ लेंगे आप? नहीं, आपकी बेटी को संभाल के रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तुम लेट जाओ, हम तुम्हारे लिए पानी लाते हैं और दवा भी ले आएंगे, तो तुम्हें दर्द नहीं होगा। हेलो, नहीं मान रहे पापा, लेकिन मैं भी मौका देख के निकल आऊंगी तुम्हारे पास। सारे अरेंजमेंट्स तो हो जाएंगे ना? हाँ वीना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखो, वहां से ऐसे निकलना किसी को पता ना चले, फिर देखते हैं क्या करना है। गुरु माता की, 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 गुरु माता की। गुरुमाता प्रणाम। खुश गुरुमाता, ये मेरी बच्ची वीना है। इसके दाहिने हाथ में बहुत कंपन रहता है, इसका इलाज संभव हो तो। इलाज संभव है, बस उसके लिए इस बच्ची को हमारे आश्रम में ही रुकना होगा। इन सब बच्चियों की तरह ये सब बच्चियां भी कोई ना कोई परेशानी लेकर आई थी। आज सब स्वस्थ हैं, सब खुश हैं। माताजी, वीना को कितने दिन रुकना होगा? 8 से 10 दिन। पापा, मैं इतने दिन नहीं रहूंगी। चुप, एकदम चुप। माताजी, रहेगी, आप जैसा कहेंगी बिल्कुल होगा। देखो बेटा, 8-10 दिन की तो बात है, मैं आता जाता रहूंगा। पापा, मुझे नहीं होगा। बेटा घबराओ मत, और फिर इस आश्रम में तुम अकेली तो नहीं हो, ये सब आपके साथ है। बस्ती की बाहर मिली थी कल रात को। सुना है कुछ हुआ है इसके साथ? हमें बचपन से सिखाया जाता है कि डिपेंडेंट लोगों का ख्याल रखें, चाहे वो बच्चे हों या बूढ़े। वक्त निकाल के थोड़ा सा समय बिताएं उनके साथ, लेकिन उन्हें कभी भी इस बात का एहसास ना होने दें कि वो किसी से कम है। एक तरफ वीना आईएएस एग्जाम को लेकर अपने पिता के दबाव में थी, तो दूसरी तरफ नीता तरह तरह के दर्द झेल रही थी। उसके साथ होते शोषण से बेखबर थी और एक दिन अचानक से फिर से गायब हो गई। देर से ही सही, अब की बार उसके माँ बाप ने कानून का दरवाजा खटखटाया। लड़की को गायब हुए 6 दिन हो गए और अब आए आप लोग। सर, हम लोग ढूंढ रहे थे और हमें लगा कि वो लौट आएगी। 6 दिन बाद लगा आप लोगों को? कैसे माँ बाप हैं आप? सर, इससे पहले भी वो गई है, लेकिन लौट आई थी। इससे पहले मतलब? सर, मेरी बेटी का दिमाग कमजोर है, वो कहीं पे भी चली जाती है, रास्ता भटक जाती है। और पिछली बार तो वो पिछली बार 10 घंटों के बाद लौट आई थी।
किसी पे शक है आप लोगों का? नहीं सर। देखिए आपकी लड़की 18 की है। तो ऐसा भी तो हो सकता है किसी लड़के के साथ कोई चक्कर चल रहा हो, आप दोनों को पता ही नहीं था, या फिर कोई उसके पीछे पड़ा हो। नहीं नहीं सर, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। मैंने कहा ना आपसे, उसका दिमाग कमजोर है, वो सिर्फ स्कूल जाती है और कहीं नहीं। कोई फोटो वगैरह है आप लोगों के पास? हाँ सर। ठीक है, हम अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं, आप लोग जा सकते। ठीक है सर, थोड़ा जल्दी कीजिए सर। राज जी, ये फोटो सभी थानों में सर्कुलेट करो और मोहल्ले में स्कूल में पूछताछ करो। जी सर। साहब, प्रोग्राम आदमी सीधा है लेकिन कर्ज के नीचे दबा हुआ है, और अभी कुछ दिन पहले उसका बाबू के साथ झगड़ा भी हुआ था। ओ सिंह साहब, बहुत घुमा रहे हो। 6 महीने के लिए कह के लिया था कर्जा, 1 साल से ऊपर हो गया है। इरादा क्या है? भाई अभी थोड़ा परेशानी में उलझा हूँ, दिवाली का बोनस आ जाएगा ना, तुम्हारा सारा कर्जा उतार दूंगा। अरे क्या होली क्या दिवाली, निकालो मेरा पैसा भरना। वरना क्या? अरे कर्जा लिया है, कोई बिक नहीं गया तुम्हारे हाथों। अब जब पैसे होंगे ना तब चुका देंगे, पर ऐसे बार बार रास्ता रोके परेशान मत किया करो। मैं दिखवा कहीं ले और एक पाई भी नहीं छोड़ेंगे, याद रखना। ये बाबू सीधा आदमी नहीं है साहब, अक्सर किसी से वो लग जाता है। पैसा तो बहुत कमाता है लेकिन सारा पैसा लड़कियों पे उड़ा देता है। और साहब वो बबलू भी का तो मौका ढूंढते रहते थे। अबे स्कूल में क्या लड़की दिखी यार, उसका पीछा गया, नंबर भी दे गए। कुछ हो पाएगा? अरे पगला, वही सुना, 2 और 2 कितने होते? 2 और 2 1 2 3। अरे 22 होते हैं रे, 20 होते हैं। आई लव यू बोलना। गंदी बात है, हम नहीं बोलते। अरे सुन तो, वीडियो देखेगी। देखना देखना, ये देख देखना। गंदी वीडियो, गंदी फोटो मैंने देखनी है। अरे देखना देखना। छोड़ो मुझे, मैं जीजी को बुला दूंगी। अरे बुलाना जीजी को, हम भी देख लेंगे। जीजी! ऊपर से सुनने में आया था कि कुछ दिन पहले उस लड़की नीता के साथ रेप भी हुआ था। और क्या क्या छुपा रहे हैं आप लोग हम लोगों से? नहीं नहीं सर, हम कुछ भी नहीं छुपा रहे हैं, सब कुछ तो बता दिया हमने आपको। देखिए झूठ मत बोलिए, हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि पिछले हफ्ते आपकी बेटी के साथ जबरदस्ती की गई। क्या हो गया? किसी ने इसकी इज्जत ले लिया। पापा पापा, मैं कहता हूँ पुलिस कंप्लेन करते पापा। क्या पकते हो? बात फैलेगी ना तो शादी टूट जाएगी। ऐसे तो लोग उसे सोच लेंगे। कम से कम इलाज तो करवाइए, क्या पूरी जिंदगी वो ऐसे ही रहेगी? अरे तुम तो जानती हो नौकरी के अलावा कितने छोटे मोटे काम करता हूँ मैं, कितने कर्जे लिए, कितने इलाज नहीं करवाए उसके लिए। लेकिन फायदा क्या हुआ? आपकी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है, FIR दर्ज करवाया था कहीं पर? नहीं सर, नहीं कराया। कमाल के माँ बाप है आप। ये बाबू कौन है, क्या चक्कर है आप लोगों के साथ? सर हम एक क्लर्क हैं और क्लर्क की तनख्वाह पे बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा पूरा नहीं होता, इसलिए हमने बाबू से ब्याज पे कर्जा लिया था। जैसे तैसे करके हमने अपनी बेटी की शादी पक्की की। बस घर की इज्जत के लिए हम चुप रहे सर। समाज क्या कहेगा, शादी टूट जाएगी, इन्हीं चीजों की फिक्र थी ना आप लोगों को? कभी अपनी बेटी का इलाज करवाया, उसकी मानसिक स्थिति जानने की कोशिश की? सर हर जगह उसका इलाज करवाया, हर हॉस्पिटल में लेके गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ सर। मायूसी हर जगह हाथ लगी। ये विकास, बबलू और सुमित, इनके बारे में क्या जानते हैं आप लोग? घर के बाहर हर कोई फायदा उठाना चाहता है, अब किसके बारे में क्या बताएं सर, कुछ नहीं जानते सर। ठीक है, हम लोग पता कर लेंगे, आप लोग जा सकते हैं।
राजदीप साहब, ये बबलू, विकास, सुमित और बाबू को उठा के ले जाओ सब। क्या क्या मतलब क्या है आपका कि वो वहां नहीं है? अरे 7 दिन पहले मैंने अपनी बेटी का दाखिला करवाया वहां, और अब आप कह रहे हैं कि वो वहां नहीं है? अरे वो यहां नहीं आई और उसका कोई फोन भी नहीं आया। लड़कियों की मासूमियत का फायदा उठाता है, उन्हें छेड़ता है। हाँ? हाँ? बोल बोल नीता का बोल। हाँ? हाँ? सर हम उसे मजे लेने के लिए परेशान करते थे सर, हमने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया? नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया। अच्छी तरह से खातिरदारी करो ये लोग। देख, तेरा रिकॉर्ड बहुत खराब है बाबू, सच सच बता। बाप को कर्ज देता है, बाद में बेटी से वसूलता है। सीधे सीधे बता दे नीता का है, बोल। मैं मानता हूँ कि मेरा झगड़ा हुआ था रघुराम जी से। वो थे कि मेरा पैसा लौटाने का नाम ही नहीं ले रहे थे साहब। अब पैसा अटक गया था, मेरा घर परिवार कैसा चलता साहब? घर या याशी का अड्डा, तेरा पूरा कच्चा चिट्ठा है हमारे पास, समझ में आया? सच बोल। साहब मैं मानता हूँ कि मेरा उससे झगड़ा हुआ था, लेकिन इन सब में मेरा लेना देना नहीं है साहब। मैं सच बोल रहा हूँ साहब। सर मैंने खुद एडमिशन करवाया था अपनी बेटी का, अब वो कह रहे हैं कि बिना बताए वो वहां से कहीं चली गई। सर मैंने तो उसका मोबाइल भी अपने घर पे रख लिया था सर। आश्रम का नाम क्या बताया आपने? तत्व आश्रम बसंतपुर। इंसान का शरीर नश्वर है, हमें भौतिक वासनाओं के पीछे नहीं भागना चाहिए। गुरु माता जी, आपसे बात करनी है। जी हाँ, बच्ची का इलाज चल रहा था, पर पता नहीं क्यों वो बीच में ही छोड़कर चली गई। कोई तकलीफ थी उसे? I mean, बीच में इलाज छोड़कर चली गई, कोई ना कोई वजह तो होगी। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप गलत समझ रहे हैं। हमारा ये आश्रम एक सात्विक स्थान है। यहाँ पर मन और शरीर दोनों की उत्तेजना एकदम शांत हो जाती है। लेकिन वीना को तो शांति नहीं मिली माता जी, 7 दिनों में ये जगह छोड़कर चली गई। आपकी बात बिल्कुल सही है इंस्पेक्टर साहब, पर हम इस आश्रम में किसी को बांध कर नहीं रख सकते। और फिर वीना तो बालिग थी, बच्ची तो नहीं थी। और फिर वो आश्रम से बिना बताए कहाँ चली गई, इसकी चिंता तो हम सबको भी है ना। आपके आश्रम में आने जाने का कोई रिकॉर्ड, कोई रजिस्टर मेंटेन करते हैं आप लोग? जी हाँ। बालू जी, नीता ने बाहर जाते वक्त हस्ताक्षर तो किए थे ना? जी माता जी, उन्होंने जाने से पहले हस्ताक्षर किए थे। दिखाओ साहब को। जी माता जी। सर अंदर तो कोई नहीं है। ठीक है, हम चलते हैं। राजदीप साहब, इस आश्रम में कुछ तो चल रहा है। एक काम करो, अपने एक बंदे को यहाँ पर लगाओ, देखो अंदर क्या चल रहा है। आई एम श्योर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जरूर निकलेगी। साहब, एक तरफ नीता की तलाश, दूसरी तरफ वीना की खोज ने हमें उलझा के रखा हुआ था और हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वहीं मेरी टीम ने यह पूरी इंफॉर्मेशन चारों तरफ फैला के रखी हुई थी और नतीजा कामयाबी के रूप में सामने आया। हाँ सर, यही नीता है। 5 दिनों से तो यही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। चली गई मतलब किधर चली गई? मालूम नहीं सर, भटक रही थी इधर उधर। कुछ मानसिक प्रॉब्लम था उसे, ज्यादा किसी से बात भी नहीं करती थी। मेडिकल जांच भी हुआ था उसका, उससे पता चला था कि उसका यौन शोषण हुआ है। हमने यहाँ पे इलाज शुरू कर दिया था। नीता, उसके साथ कोई हादसा हुआ था, जब देखो तब गुमसुम खामोश। फिर हमने उसे अपने थेरेपी सेशन में डाल दिया। तो आज का विषय है वाटर सेविंग, यानी कि पानी की बचत। और आज का लेक्चर सरिता मैडम बताएंगी। वाटर सेविंग ना, ये क्या है? कहाँ बेटा? इधर इधर बालों के बीच में। ओ ये तो सिंदूर है। सिंदूर हमें भी लगाना है। सिंदूर वो लोग लगाते हैं जिनकी शादी हो जाती है। हाँ, हमारी भी हुई है ना शादी। कब? किससे? नीता बेटा, नाम क्या उसका, तुम्हारे हस्बैंड का? हस्बैंड? हाँ, हस्बैंड। हस्बैंड।
फिर हमने सच्चाई जानने के लिए एक ड्रामा रचा। आज हम सब एक गेम खेलते हैं। इस गेम में बारी बारी करके सब लोग अपने पति का नाम लेंगे। तो शुरुआत करते हैं निशा से। विनोद। अशोक। दीपक। मेरे पति का नाम राजेश। राजू। राजेश है, राजेश। राजेश, कोई सरनेम? नहीं, सिर्फ राजेश। नहीं सर, हमारी बेटी की शादी नहीं हुई है। तो फिर राजेश कौन है? राजेश? नहीं सर, हम किसी राजेश को नहीं जानते। नीता का कोई दोस्त वगैरह स्कूल में, आस पड़ोस में? नहीं सर, नीता का कोई दोस्त नहीं था, ना कोई उससे बात करता था, ना वो किसी से कोई बात करती थी। मेरी बेटी को सब बात घूरते थे। मर्द आपकी बेटी को घूरते थे ये आपको पता था, लेकिन उसे अकेले में नहीं छोड़ना चाहिए था। इस बारे में कभी नहीं सोचा था आप लोगों ने? खैर, गणेश आसपास पूछताछ करके देखो राजेश नाम का कोई आदमी है क्या? गणेश, इस फैमिली पे नजर रखो और जैसा भी होता है मुझे अपडेट करो। इधर आओ बेटा। क्या तुम कुछ जानते हो, कुछ कहना चाहते हो? हाँ सर, नीता मेरी दोस्त है, उसने मुझे बताया था। मुझे ना मंगलसूत्र चाहिए। मंगलसूत्र? अरे वो जो टीवी में पहनता है ना मम्मी लोग गले में, वो टीवी में की थी ना उसने शादी, मुझे वैसी शादी करनी है। तेरे पास है क्या मंगलसूत्र? हमें ना उसने बोला है कि शादी करने के लिए मंगलसूत्र चाहिए। ए, तू लेके आएगा क्या मंगलसूत्र? बोलना रोहित, तू कुछ करना प्लीज। मंगलसूत्र? मतलब नीता को शादी के लिए कोई उकसा रहा था और उसे घर से भगाने में कामयाब भी हो गया था, फिर बाद में उसका इस्तेमाल किया होगा और सड़क पर छोड़ दिया होगा। एक काम करो, सभी थानों को अलर्ट करो। नीता जैसी लड़की का कोई भी फायदा उठा सकता है, उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। और एक काम करो, मोहल्ले में आने जाने वाले रास्तों पे पूछताछ करो। आप एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो। अच्छा ठीक। पता नहीं वो एक बात बार बार कहती थी कि किसी आश्रम में उसका इलाज हो रहा है, तत्व आश्रम। तत्व आश्रम? उधर कोई वीना नाम की लड़की उसके रूम में उसके साथ रहती थी। दीदी, ये क्या कर रहे हो? वो ना मुझे ना गर्मी हो रही है, इसलिए तू सो जा। नहीं नहीं, आप भी आ जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही है। अरे तू आंखें बंद कर, तुझे नींद आ जाएगी, आ जा। वीना? सर आश्रम तो हम देख चुके हैं, लेकिन नीता का वीना का नाम लेना साफ जाहिर करता है कि ये दोनों लड़कियां एक दूसरे को पहले से ही जानती थी। आश्रम तो इन दोनों के बीच बस एक कॉमन लिंक है। सर, ये है वीना के कॉल रिकॉर्ड्स। आश्रम जाने से पहले आखिरी बार उसने इसी नंबर पर बात की थी। आसपास चेक करो। समझ में नहीं आ रहा कौन है। नीता और वीना की उम्र की तो लग रही है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। एक काम करो, दोनों फैमिलीज को इन्फॉर्म करो। अगर बॉडी की शिनाख्त हो जाती तो ठीक है, वरना डीएनए टेस्ट करवाएंगे। ये मेरी बेटी नीता नहीं है, नहीं है मेरी
मेरे साथ? मैं तो तेरे पंख सजा रहा था और कुछ नहीं। मुझे माफ कर दे, मेरे इच्छाओं ने तेरी जान ले ली। वीना की लाश मिल चुकी थी, लेकिन अभी भी नीता का कोई अता पता नहीं था। नीता के साथ हुई अनहोनी की दस्तक अभी भी दिमाग के किसी कोने में गूंज रही थी। जब कोई केस चल रहा होता है तो उठते बैठते सिर्फ उसी की धुन सवार होती है, लेकिन कभी कभी केस सुलझते सुलझते और उलझ जाते हैं। हटिए। सर ये तो नीता है। छोड़ के नहीं जा सकती, छोड़ के नहीं ये अकेली इतनी दूर तो गई नहीं होगी ऊपर। इसे कोई लेकर गया होगा और फिर बाद में मार दिया होगा। इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगवा और सभी नाकों को अलर्ट करो। मुरादाबाद पुलिस से कोऑर्डिनेट करो। ये राजेश मुझे जल्द से जल्द चाहिए। उन लड़कों से दोबारा पूछताछ करते हैं। सर, तुम तीनों के अलावा कोई और है जो नीता के पीछे था? हाँ साहब, एक लड़का हमेशा नीता को बचाने के लिए आ जाता था साहब, और हम लोगों को भगा देता था। ओए हेलो, भागो एकदम। नाम क्या है उसका? तू राजेश है? नहीं सर, राजेश मेरा दोस्त है। कहाँ है राजेश? सर वो मुरादाबाद गया है अपने पेरेंट्स के पास। करता क्या है वो? टीके कॉलेज में पढ़ता है, BA फाइनल। मुरादाबाद घर का एड्रेस है तेरे पास? है सर। साथ में फोन नंबर भी देना। थैंक यू। किधर है? मुरादाबाद। उधर से निकल जल्दी, पुलिस तुझे ढूंढ रही है। और अपना मोबाइल बंद कर। और वो लड़की तेरे पास है? नहीं भाई, वो वहाँ है जहाँ पुलिस के फरिश्ते भी नहीं पहुँच सकते। अच्छा चल, तू अब फोन रख। सर राजेश मुरादाबाद से फरार है, टीम उसकी खोज में है। हाँ बोलो। अच्छा ठीक सर, एक बहुत बड़ी लीड हाथ लगी है। तो ये रहा वो कमरा जहां गुरु माता के पति लड़कियों का यौन शोषण करता था। सर तो ये तो तहखाना है। जी सर, जी सर। और सर ये भी पता लगा कि नीता और मीना का शोषण भी यही किया गया था। नहीं साहब, हम बताते लोग अपनी बेटियों को इलाज के नाम पे हमारे आश्रम में छोड़ जाते हैं साहब, और हम इसका भरपूर फायदा उठाते हैं सर। एक दिन मीना ने बेहोशी का दवा नहीं पिया और उसने बेहोश होने का नाटक किया सर, और जब मैंने उसको बिस्तर पे लिटाया तो उसने मुझे ना तुम लोगों को पहले से ही शक था, लेकिन आज यकीन हो गया। इलाज के नाम पर तुम लोग लड़कियों की इज्जत के साथ खेलते हो। मेरा तुम लोग का बहाने सबको जाके बोल। अरे जब जिंदा छोड़ूंगा तब जाके बोलेगी ना। मीना की लाश को कोई पहचान ना सके, इसके लिए हमने उसका चेहरा बिगाड़ दिया और जंगल में फेंक दिया सर। और नीता के साथ भी ऐसा ही किया? नहीं नहीं सर,
हमने नीता के साथ कुछ भी नहीं किया। उसका बाप उसे लेने आया तो हमने उसे जाने दिया साहब, और ये सोचकर कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगी, और अगर बोलेगी भी तो कोई उसका विश्वास नहीं करेगा साहब, क्योंकि उसके साथ ऐसा पहले भी हुआ था साहब। ये उसी के बाप ने हमें बताया था साहब। लोग अपने अरमान, अपने सपने लेकर तेरे पास आते हैं, हाँ? अपनी पूंजी लुटा देते हैं, और तुम लोग इस तरह से विश्वासघात करते हो। फांसी हो जानी चाहिए तुम जैसे लोगों को। नीता की लाश मिल चुकी थी और हमारी टीम दिन रात करके राजेश को ढूंढने में लगी हुई थी। हाँ साहब, ये लड़का और लड़की यहाँ आए थे। कब गए यहाँ से? 3 दिन रुके, फिर यहाँ से निकल गए। पक्का याद है तुम्हें? हाँ साहब, बिल्कुल पक्का। आप सीसीटीवी देख सकते हो। साहब मैंने क्या किया साहब? मैंने क्या किया? बहुत जल्दी चल साहब बताओ तो सही, मैंने किया क्या है साहब? अरे साहब बताओ तो सही। मैंने कुछ किया। तेरा सारा कच्चा चिट्ठा है हमारे पास, इसे सच सच बोल। सर मैं आते जाते देखता था उसे, गली के लड़के छेड़ते थे उसे सर। इसे तूने अपनी शेखी दिखाई, लड़कों को भगाया और अपने काम पे लग गया। नहीं सर, वो मेरी दोस्त बन गई थी सर। दोस्त बन गई थी? क्या उसकी मासूमियत का फायदा उठाया तूने? बोल। सर वो उसके स्कूल से आते जाते समय मैं उससे मिलता था, उसे चॉकलेट और आइसक्रीम बहुत अच्छा लगता था सर, तो वो मेरी अच्छी दोस्त बन गई थी। तो मुझे लगा मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ सर। सर मैंने उसका भरोसा जीत लिया था। फिर एक दिन। अरे क्या हुआ नीता, इतनी दुखी क्यों हो? वो ना मैंने टीवी पे देखा। क्या देखा? एक लड़की की शादी हो गई, हमें भी करनी है। क्या? शादी के कपड़े, गहने, और वो जो बाल में डालते हैं ना लाल लाल सिंदूर। हाँ मम्मी भी डालती है, वही मुझे भी चाहिए। अरे तो इसमें दिक्कत क्या है? हो जाएगी तुम्हारी भी शादी। सच्ची? मैं करूंगा ना तुमसे शादी। नीता, राजेश! नीता तूने शादी के लिए बोला था ना? हाँ। तो शादी का टाइम आ चुका है और मैंने सारी तैयारियां भी कर ली हैं। अच्छा, मैं घर में सबको बता के आती हूँ। अरे नहीं बाबा, ये ना सीक्रेट वाली शादी है, सबको बताएंगे तो बात बिगड़ जाएगी। हाँ, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर क्या, तू चल मेरे साथ। हाँ, तू चल मेरे साथ। चल चल चल, चल। मैं उसे भगा के उस होटल में ले गया था सर। आओ। अरे शादी के बाद ये सब करना पड़ता है। पर ये तो अच्छा देखो, शादी के बाद लोगों को बेबीज होते हैं ना, छोटे छोटे बेबीज। हाँ तो तुम्हें भी बेबी चाहिए ना? हाँ। तो बेबी के लिए हमें करना पड़ेगा ना। कब आएगा बेबी? बेबी 1-2 हफ्ते में आ जाएगा। ठीक है, चल। सर हम लोग 3 दिन उस होटल में रुके, फिर मेरा जी भर गया था और मुझे घर वापस जाना था और उस लड़की से पीछा छुड़ाना था मुझे। निकाल
ये क्यों कर रहे हो तुम? तू ना इसके लायक नहीं है। राजेश! 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 ये कहानी किसको सुना रहा है बे? नीता की लाश मिली है। बोल। सर मैंने आपसे जो कुछ कहा सच कहा सर। मैंने उसे मारा नहीं है, मैंने तो उसे वहां मार्केट में छोड़ दिया था सर। मैंने उसे मारा नहीं सर, सच बोल रहा सर। मर्डर नहीं किया, लेकिन रेप तो किया ना उसका तूने, वो भी दिमाग से लाचार लड़की का, और सारी उम्र जेल में सड़ना। सर अगर इसने नहीं मारा है तो किसने मारा होगा फिर? ताज्जुब की बात यह है कि नीता घर आई और घर से उसे राजेश लेकर गया और घर वालों ने देखा ही नहीं। अभी भी ये घर वाले कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, पता करो। सर मैं ऑफिस में था, मेरी वाइफ का फोन आया, उसने मुझे नीता के बारे में बताया। सर मैं कॉलेज में था, पापा का फ़ोन आया कि नीता घर नहीं लौटी, तो सर मैं तुरंत घर आ गया। मैं पड़ोस में गई थी, जब नीता बहुत देर तक घर नहीं आई तो मैंने इनको फोन लगाया। जब मैं शाम को घर लौटा तो पता चला कि नीता स्कूल से नहीं लौटी। सर करीब 1:30 बजे हम पॉलिटेक्निक से घर आए, आते ही हमें नींद आ गई तो हम सो गए। फिर हमें नहीं पता कि नीता घर आई कि नहीं आई। सामने का दरवाजा हमने खुला ही छोड़ा था, और वैसे भी सामने का दरवाजा तो हम लोग रात में ही लगाते हैं। घर के सभी लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, और जो लैंडलाइन है उसके भी रिकॉर्ड चाहिए मुझे। ओके सर। दोबारा करेगा? चोरी करेगा? करूंगा साहब, लेके जाओ उसे। नहीं करूंगा साहब। सर कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं, लेकिन इसमें कुछ भी खास नहीं है, लोकेशन भी सब सही है, लेकिन सर चौंका देने वाली बात तो कुछ और ही है। ये देखिए, ये नीता के घर के लैंडलाइन के कॉल रिकॉर्ड्स हैं। आज से करीब 2 हफ्ते पहले एक नंबर से यहाँ कई बार फोन आए थे। ये उसी एनजीओ का नंबर है जहाँ नीता रह रही थी। और अभी 4 दिन पहले फिर से दोपहर को फोन आया और 2 मिनट बाद हुई। सर इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि घर वालों में से किसी को तो ये बात पता थी कि नीता एनजीओ में रह रही थी। 4 दिन पहले, यानी उसी दौरान जब नीता का मर्डर हुआ। हो ना हो, कातिल कोई घर का ही है। ये नंबर तो यहाँ का ही है, हमारे स्टाफ में से किसी ने नहीं किया, क्योंकि किसी के पास नंबर ही नहीं है। हो सकता है शायद नीता ने किया होगा। अगर नीता ने फोन किया था तो फिर फोन उठाया किसने? और अगर किसी ने फोन उठाया था तो वो एनजीओ गया था या नहीं गया था नीता को लेने? और अगर नहीं गया था तो क्यों नहीं गया था? सर हमने नीता को घर का फोन नंबर रटाया हुआ था, पर हमारी उससे कोई बात नहीं हुई। सर मुझे नहीं मालूम था, अगर एक बार मैंने उसकी आवाज सुन ली होती तो आज मेरी बेटी जिंदा होती। नहीं सर, जिस टाइम की कॉल आप बता रहे हैं मैं कॉलेज में होता हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम सर। इनमें से कोई तो झूठ बोल रहा है। इन सबकी कुंडली निकलवाओ और देखो आपस में रिश्ते कैसे थे इन लोगों के, खास करके नीता के साथ। सर मालिनी के मंगेतर मनोज चौहान के बारे में पता किया, बैंक में पीओ है। सुना है मनोज के घर पे नीता को लेकर काफी टेंशन है। सर सब भी रहा है। सलाम साहब। बोलो साहब, रघुराम सिंह की बेटी मालिनी की शादी मनोज से तय हुई है। ये तो हमें पता है, उसकी सगाई तय होगी। फिर अब मालिनी और मनोज के आपस में बहुत लड़ाई चल रही है। क्यों? सर ये तो मालूम नहीं, लेकिन सर कुछ तो गड़बड़ है। सर मालिनी से बात करें? नहीं, उसके मंगेतर से। सर सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट मैं और मालिनी नहीं भाई, मर्डर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जिसमें भी शक होगा सीधा अंदर जाएगा। इसलिए जो बोलना है सच बोल, चाहे वो मर्डर से रिलेटेड हो या ना। ठीक है, चल बोल। सर एक्चुअली मालिनी से मिलने उसके घर गया था मैं, तो अरे गुदगुदी हो रही। हाँ हाँ ठीक है। कैसी हो? एकदम मस्त। और आप? मैं भी बढ़िया हूँ। आज बहुत खुश नजर आ रही हो। सर मालिनी को गलत फहमी हो गई थी कि मेरे और नीता के बीच गलत संबंध है, लेकिन सर ऐसे कुछ भी नहीं था। मालिनी ने मुझसे सगाई तोड़ने तक की धमकी दे दी थी। बुलाओ सब।
मनोज बता रहा है कि सगाई टूटने की कगार पे। एक नंबर का कमीना है वो। वो कैसे? सगाई हमसे हुई थी और संबंध हमारी बहन नीता से बना रखे थे उसने। अच्छा, और ये सब तुम्हें कैसे पता? हमने खुद अपनी आंखों से अपनी बहन के गले लगे हुए देखा उसे। रोज स्कूल आते जाते मिलता था उससे। और तो और नीता के पेट में उसका बच्चा था। ये बात तुम्हें कैसे मालूम? बोलो। वो हमें लगा। तुम्हें क्यों लगा? नीता ने खुद हमें कॉल करके सब बताया था। हाँ हाँ मनोज, रिंग बहुत अच्छी है। मनोज 1 मिनट होल्ड करो। हेलो जीजी, जीजी मैं बोल रही हूँ। नीता, कहाँ हो तुम? जीजी आपको मालूम है मेरी ना शादी हो गई है और मेरे पेट में एक बेबी है। शादी? बच्चा? क्या बकवास कर रही हो? किससे हुई शादी? जीजी वो ना एक सीक्रेट है, मैं आपको घर आके बताऊंगी। हमें लगा ये सब मनोज ने किया है, पर मनोज से ज्यादा हमें अपनी बहन नीता से नफरत होने लगी थी। इसीलिए हम घर से निकले और रास्ते में हमें नीता मिल गई। हम उसे बहला फुसला के एक सुनसान जगह ले गए। अब आ गई मेरी प्यारी जीजी, मेरी क्यूट जीजी। बस बस, अब घर चलें? चलो। ऑटो से जाएंगे ना? नहीं, हम पैदल जाएंगे। दीदी ये शॉर्टकट है क्या? हाँ, ये शॉर्टकट है। बस देखो थोड़ा सा और आगे जाएंगे, आ गया। जीजी वो क्या है? कितना बड़ा है जीजी। ये रही नीता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इसके मुताबिक वो मरते वक्त प्रेग्नेंट नहीं थी, बल्कि उसके दिमाग में ही बात राजेश नाम के एक लड़के ने डाली थी, जिसने उसका किडनैप किया और बाद में उसका बलात्कार। तेरी गलत फहमी की वजह से तूने अपनी बहन की जान ले ली। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। ये सच है। अब सारी जिंदगी जेल में सड़ना। वीना का इलाज अस्पताल में करवाने के बजाय उसके पिता उसे एक ढोंगी बाबा के पास ले गए, जहां पर इलाज के नाम पर उसके साथ शोषण होता रहा। गौर करने वाली बात यह है कि इन बाबाओं के चक्कर में केवल मानसिक रूप से पीड़ित लोग ही नहीं जाते, बल्कि वीना जैसी पढ़ी लिखी लड़की और उनके परिवार वाले भी फंस जाते हैं। ये बात अपने आप में एक बहुत बड़ी दस्तक है। अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत के दम पर कामयाबी पाने के बजाय इंसान चमत्कारी शॉर्टकट ढूंढने लगता है। उन्हें लगता है एक जादू की छड़ी घूमेगी और रातों रात उन्हें कामयाब करके चली जाएगी, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है, उन्हें तबाह करके चली जाती है। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। ये देखो, ये है ज़ेनिथ कैश मैनेजमेंट सॉल्यूशन एजेंसी का बोरीवली सेंटर। इसके अंदर इतना पैसा है ना कि अगर आधा भी लूटोगे ना तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी सबकी। हमारे आदमी ने यहाँ का पूरा ज्योग्राफी रिकॉर्ड कर लिया है। ये देखो, ये है मेन एंट्रेंस। इसके ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अंदर जाते ही लेफ्ट में ये गार्ड बैठता है, हालांकि ये गार्ड रात के टाइम अंदर होता है। जैसे ही अंदर जाते हैं राइट हैंड साइड में ये देखो, यहाँ ये है सीसीटीवी रूम। यहाँ का जो गार्ड है वो पूरा टाइम सीसीटीवी फुटेज मॉनिटर करता है, इससे बच के रहना। अंदर बाहर की सारी ज्योग्राफी दिमाग में घुसा लो। यहाँ का छप्पा छप्पा रिकॉर्ड कर लिया है मैंने। हमारा टारगेट है ये लॉकर रूम। अंदर जाते ही आपको ये जो स्टाफ नजर आ रहा है, ये स्टाफ रात को 9 बजे घर चला जाता है। इन 4 गार्ड्स को मुर्गा बना के हमें अपना उल्लू सीधा करना है। उल्लू उड़ते हैं रात को, हम यहाँ से पूरा पैसा लेके रात को उड़ेंगे। रानी, छिन्नी, तू यहाँ क्या कर रही है? आजकल तो बहुत नाइट शिफ्ट कर रहा है ना,
इसलिए तुझे थोड़ी ताजगी देने आई हूँ। रानी, 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 बेटा रानी, रानी, क्या किया तुम इसके साथ? मरी नहीं है ये, बस उसके दूध में नींद की गोली मिला दी थी। लेडी है क्या तू? हाँ, तेरे प्यार में तुझे पाने के लिए ना, तेरी बेटी की वजह से मुझे मेरी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। बेशरम कहीं की, चल जा यहाँ से, जा। सच में जाऊं? चिम्मी मुझे सब में चल। तुम यहाँ? चेक कर रहा था तुम अकेली हो या कोई। अब खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? दरवाजा खोलोगे या खिड़की से आ जाऊं? बेटा गुस्सा मत हो, पापा तुम्हारे लिए नई ड्रेस लेकर आएंगे, अच्छा साइकिल भी लाएंगे। मुझे इलेक्ट्रिक कार चाहिए। बेटा इलेक्ट्रिक कार तो 20,000 से कम की नहीं आएगी और तेरे पापा की पगार तो सिर्फ 10,000 है। तो ठीक है, अपना ड्रेस लाओ ना साइकिल, बस आप वो गंदी आंटी से मिलना बंद कर दो और उनको मेरी मम्मी बनाने का सोचना भी मत। अच्छा 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 ठीक है, नाराज मत हो, मैं काम से वापस आऊंगा ना तो बात करेंगे, ठीक है? और हाँ, वो गंदी आंटी आए तो दरवाजा मत खोलना। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। मुंबई अपनी नाइट लाइफ के लिए अच्छा खासा मशहूर है। कहते हैं मुंबई कभी नहीं सोता, पर 12 जून 2017 की रात को जो हुआ वो होश उड़ा देने वाला था। ज़ेनिथ कैश मैनेजमेंट एजेंसी, जो बैंकों का करोड़ों रुपया शहर के अलग अलग एटीएम में भरने का काम करती है, वहां करोड़ों रुपए की रॉबरी हुई थी। पर हैरान कर देने वाली बात यह है कि पैसों का लालच इस अपराध का मोटिव नहीं था। ये केस एक अजीब सनक से जुड़ा था। ये मेरे करियर के सबसे चैलेंजिंग केसेस में से एक था और इस हादसे के बाद अगले 48 घंटे तक हमारे पास पलक झपकाने तक की फुर्सत नहीं थी। सर, मैं यहाँ का रीजनल मैनेजर हूँ प्रथमेश। सर, हमारे यहाँ केवल लूट नहीं हुई, एक मर्डर भी हुआ। सर ये देखिए सर, ये अनमोल हमारे यहाँ गार्ड की नौकरी करता था और इसके अलावा 2 और गार्ड थे सर जो बेहोश थे। वो कहाँ है? सर, हमने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया। आप? मैं विक्रम सालुंखे, इस कंपनी का ओनर। आपका लॉकर रूम किधर है? आइए सर। विकास, बाहर देखो सर। एक मिनट, डोंट टच। आप लोग यहीं वेट कीजिए। जब ये सब हुआ तो आप लोग कहां थे?
सर ये सब देर रात में हुआ, तब यहाँ पे सिर्फ गार्ड्स थे। सर करीब 12 करोड़ गायब है। सर करीब सुबह 5 बजे के आसपास जब एक गार्ड सुमेश को होश आया तो उसने मुझे कॉल किया। हेलो सर यार लूट हुई है सर। व्हाट? सर जब मैं यहाँ आया तो देखा सुमेश की हालत बहुत खराब थी। और रवि भी बेहोश पड़ा हुआ था सर, और एक गार्ड गायब था सर। ये गार्ड गायब भी है? कौन? माधव सिंह। सुबह से ही उसका फोन बंद है। मैंने प्रथमेश को भी उसके घर पे भेजा था, तब पता चला कि 10 महीने पहले ही वो उस एड्रेस से शिफ्ट हो चुका था सर। और सर वो लोग सीसीटीवी का सारा फुटेज लेके चले गए। हमारे पास एक भी रिकॉर्डिंग नहीं है। जब 5 बजे आप लोगों को इस बारे में पता चला तो आपने तभी हमको इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सर हमने सोचा कि जो लोग बेहोश हैं उनको पहले हॉस्पिटल पहुंचा दे, और फिर हमने सोचा कि काउंटिंग कर लेते हैं कि कितना कैश गायब हुआ है। इसी सब में थोड़ा टाइम लग गया सर। मतलब आप लोग क्राइम सीन को टेम्पर कर रहे थे? यहाँ पर सिर्फ लूट नहीं हुई है, एक मर्डर भी हुआ है। आप लोगों को पता है ना, क्राइम सीन पर जब तक पुलिस नहीं पहुंच जाए कोई भी चीज छूनी नहीं चाहिए। सर हमने बस अपनी तरफ से। अपनी तरफ से क्या? क्या अपनी तरफ से? अगर मैं ये कहूं कि आप लोगों ने हमें देर से इन्फॉर्म इसलिए किया क्योंकि आप लोग भी इन्वॉल्व हैं तो? सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्योंकि सही कुछ नजर नहीं आ रहा है। एक गार्ड माधव गायब है। 10 महीने पहले उसने अपना एड्रेस शिफ्ट किया। कहां पर शिफ्ट हुआ वो, ये आप लोगों को मालूम नहीं है? सर उसने एड्रेस चेंज किया तो हमें अपडेट नहीं किया सर। सर क्यों नहीं रख? एक मिनट, कोई भी चीज छोड़ना नहीं। ये देखिए सर, यहां के सीसीटीवी को कपड़े से ढक दिया गया है। अंदर सीसीटीवी के DVRs गायब है। यहां पर सीसीटीवी को कपड़े से ढक दिया गया है। सब कुछ बहुत ही प्लानिंग के साथ किया गया है। ये सब आपसी मिलीभगत के बिना पॉसिबल नहीं है। पाटिल, जो गार्ड माधव गायब है उसकी डिटेल पता करो और चेक करो, अगर उसने एड्रेस शिफ्ट कर दिया है तो कहां पर शिफ्ट किया है। सर विकास, लूट बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी लूट का माल ले जाने के लिए उन्होंने कोई ना कोई गाड़ी का इस्तेमाल जरूर किया होगा। यहाँ आने वाले डायरेक्शन में जहां जहां सीसीटीवी है सब जगह चेक करो। स्पीड चौकी, टोल नाका, सब पर अपडेट करो। ओके सर। रॉबरी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल और कितने रुपए की लूट हुई है यहाँ? देखिए कंपनी 12 करोड़ का दावा कर रही है, लेकिन जब तक हमारी जांच पूरी नहीं हो जाती हम ये फिगर कंफर्म नहीं कर सकते। बोरीवली की ज़ेनिथ कैश मैनेजमेंट एजेंसी में 12 करोड़ की लूट के बाद से यहाँ पे काम करने वाला गार्ड माधव सिंह फरार है और यहाँ के एक दूसरे सिक्योरिटी गार्ड की हत्या भी हुई है। पुलिस अपने छानबीन में लगी हुई है। हम भी इन पर नजर बनाए हुए, पल पल की खबर जानने के लिए देखते रहे प्राइम टाइम। गुड मॉर्निंग भाभी जी। भाई रेडी है क्या जॉगिंग के लिए? नहीं, वो तो नहा रहे हैं। आज जॉगिंग पे नहीं जाएंगे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे भाभी जी, आपके हाथ पे खून, चोट लगी है क्या? नहीं नहीं, वो सब्जी काट रही थी ना तो थोड़ा सा लग गया। आपको कुछ और कहना था? नहीं भाभी, चलता हूँ। ये टॉवल पकड़ो। रानी, रानी बेटा दरवाजा खोलना। मैं नहीं खोलूंगी दरवाजा, अब चले जाओ यहाँ से। रानी बेटा सुनना, बेटा तेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत चोट आई है उन्हें, तुझे याद कर रहे हैं। बेटा खोलना दरवाजा। सर मुझे पता ही नहीं चला सर कल रात क्या हुआ था। बस इतना याद है, करीब 12 साढ़े 12 बजे अनमोल ने सबके लिए चाय बनाई थी। अरे सोमेश भैया, आइए चाय पीजिए, दिन भर गेम खेलते रहते हैं। आ रहा हूँ, आइए आइए।
रवि भैया हाँ चाय पीजिए, मजा आ जाएगा। फिर माधव को किसी का फोन आया, फोन पे बात करने के बाद उसने भी चाय पी सर। चाय में ऐसा क्या मिला है बे? सर भारी भारी सा लग रहा है। सर चाय में कुछ मिला हुआ था सर, पता ही नहीं चला कब आंख लग गई, और जब आंख खुली तो मैंने देखा रवि बेहोश पड़ा था सर, और वहाँ माधव नहीं था और अनमोल मरा पड़ा था। तो मैं तुरंत समझ गया कि हाँ लूट हुई थी। मैंने तुरंत प्रथमेश सर को फोन किया और उनको सब कुछ बता दिया सर। फिर विक्रम सर ऑफिस आए, तब भी मैं सर खड़ा नहीं हो पा रहा था। दूसरा गार्ड रवि अभी भी बेहोश, लेकिन तू होश में। ये बोल क्या छुपा रहा है हमसे? सर मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ सर। तो तू बोल रहा है कि अनमोल ने सबको नशीली चाय पिलाई और उसी का मर्डर हो गया, और तू ये भी बोल रहा है कि माधव ने कंप्लेंट की कि चाय में कुछ मिला हुआ है और वो गायब है। तू सच बोल रहा है, ये कैसे हम माने? मैं सच बोल रहा हूँ सर। हाँ पटेल सर मैंने कंफर्म किया, माधव ने जो ऑफिस में एड्रेस दिया था 10 महीने पहले तक वो अपनी बेटी और बीवी के साथ में वहीं रहता था, लेकिन 10 महीने पहले उसकी बीवी की मौत हो गई और वो कहीं और शिफ्ट हो गया। कहाँ शिफ्ट हुआ कुछ पता चला? यस सर, एक पड़ोसी ने बताया कि वो आजकल जोगेश्वरी में रह रहा है। तुरंत जोगेश्वरी के लिए निकलो और मुझे सब कुछ अपडेट करो। ओके सर। और कितनी दूर है वो हॉस्पिटल जहाँ पापा भर्ती है? आप कुछ बोलो ना, कहीं आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही ना? झूठ नहीं बोल रही हो बेटा, मैं तुम्हें लेके जा रही हूँ ना। इतनी देर से चल रहा है, मुझे बता दो मेरे पापा कहाँ है, मैं खुद चली जाऊंगी। खुद जाएगी तू? खुद जाएगी? बित्ती भर की लड़की बड़बड़ करती रहती है। चल चुपचाप चल। इस गार्ड सोमेश, प्रथमेश, विक्रम, किसी के भी बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इनके बयान से ऐसा लग रहा है जैसे माधव इस समय इन्वॉल्व है, पर अकेले माधव इतनी बड़ी लूट को अंजाम नहीं दे सकता। आई थिंक ये इन सबकी मिली भगत है। ऐसा ही लग रहा है सर, क्योंकि जिस गार्ड अनमोल का मर्डर हुआ है ये सोमेश उसी पे नशीली चाय पिलाने का आरोप लगा रहा है। ज़ैनित कैश मैनेजमेंट एजेंसी में काम करने वाले हर आदमी की डिटेल निकाल। अनमोल की फैमिली का पता चला? सर अनमोल की फैमिली यूपी में रहती है। अनमोल यहाँ मुंबई में एक खोली में अकेला रहता था, यहाँ उसका कोई रिश्तेदार नहीं है। अनमोल की फैमिली को अनमोल के बारे में बताओ। ओके सर। सुनिए, ये माधव का घर यही है? हाँ सर यही वाला है माधव का घर। कहाँ गया माधव कुछ पता है? नहीं सर माधव को तो देखा नहीं, पर एक औरत आई थी आज सुबह जो माधव की बेटी को लेकर गई है। कौन औरत? सर वो तो नहीं मालूम, पर वो अक्सर आते जाते रहती है यहाँ पे। ये कहाँ लेके आई आप मुझे? ये हॉस्पिटल नहीं है, मुझे पापा के पास जाना। चल अंदर। मुझे मेरे पापा पास जाना है, मेरे पापा पास चलो मुझे। पापा पास जाना है, पापा पास जाना है, पर तेरे पापा कहाँ हैं? ये मालूम है तुझे? कहाँ है मेरे पापा? लाओ सर। साला ये तो उठ ही नहीं रहा है। लगता है चाय का नशा उतरा नहीं अभी तक। चला दे ठीक से। सुन, अपने लिए चाय का इंतजाम कर, और भाई वैसे वाली चाय मत लाना जिसको पी के अभी तक बेहोश है। सर हमने ज़ैनित कैश मैनेजमेंट एजेंसी की तरफ जाने वाले हर रास्ते का सीसीटीवी चेक किया। ये देखिए सर, ये गाड़ी करीब 2 बजे जिस डायरेक्शन से आ रही है वही ज़ैनित कैश मैनेजमेंट एजेंसी का ऑफिस है। ये गाड़ी रॉन्ग साइड से भी आ रही है। इस गाड़ी की मूवमेंट सस्पिशियस लग रही है। हो सकता है लूट का पैसा इसी गाड़ी से ले जाया गया, लेकिन सर गाड़ी का नंबर क्लियर नहीं दिख रहा। विकास, ये रेड कलर की एसयूवी है, नाकाबंदी पर रेड कलर की एसयूवी के बारे में अपडेट कर। ओके सर। क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ, तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा है आज? नहीं नहीं मेरा मूड बिल्कुल ठीक है। काव्या क्या हुआ?
तुम रुको यहाँ पे, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेके आता हूँ। अरे मैं लेके आती हूँ। अरे ला रहा हूँ ना मैं। अब रो के क्या साबित करना चाहती हो तुम? मैं भी मर जाती हूँ, तुम मुझे मार दो। अगर तुमसे प्यार ना करता होता तो कब का मार चुका होता तुम्हें। इस आदमी के लिए तुमने मुझे धोखा दिया, ये मानती हो कि नहीं? तुम बोलती क्यों नहीं हो? अफसोस है कि नहीं तुम्हें? देखो तुम डरो मत, मैं हूं ना। मैं तुम्हें इस मर्डर चार्ज में फंसने नहीं दूंगा। सर माधव का एड्रेस यूपी के मऊ का है। मैंने मऊ पुलिस को अपडेट कर दिया, शायद वो लोग भागकर वहीं जाने की कोशिश करें। माधव के कॉल रिकॉर्ड से कुछ मिला? सर माधव का फोन कल रात करीब 2 बजे के आसपास बंद हुआ था। 2 बजे? 2 बजे के दौरान ही उस रेड एसयूवी को रोड पर देखा गया था। लेकिन सर वो एसयूवी वहां से किस डायरेक्शन में गई इसका पता नहीं चल पा रहा। और सर माधव के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर मिला है जो आज सुबह से बंद है। किसका नंबर है? सर ये नंबर एक चिमनी नाम की औरत का है। ये उसका फोटो सर। सर इस चिमनी का नंबर आगरा के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है, लेकिन ये नंबर कल मुंबई में एक्टिव था और रात 11 बजे इसी नंबर से माधव को फोन किया गया था। मुंबई में चिमनी का फोन कहां पर एक्टिव हुआ था? जोगेश्वरी में। जोगेश्वरी में जहां चिमनी का फोन एक्टिव हुआ था वहां पर चिमनी और माधव के बारे में पूछताछ करो और यूपी पुलिस को आगरा भेजो चिमनी के एड्रेस पर। ओके सर। ये ले खा। अरे इस बार कुछ नहीं मिला है मैंने, खा ली ना। मुझे आप पे भरोसा नहीं है, मुझे पापा के पास जाना है। पापा के पास जाना है ना, तो फिर खा ले। ये ले। बस बेटा 1 मिनट और मेरी रानी बेटी का चीनी वाला पराठा तैयार। पापा मेरी फ्रेंड के घर में तो गैस है, लेकिन हमारे यहाँ स्टोव क्यों? गैस क्या, घर में तो और भी जरूरत की चीजें चाहिए, लेकिन ये महंगाई सबसे पहले हम जैसे गरीबों की कमर तोड़ती है। हम गरीब क्यों है पापा? बेटा तू फिक्र मत कर, तेरे पापा हमेशा ऐसे थोड़ी ना सिक्योरिटी गार्ड बन के रहने वाले हैं। एक दिन हम भी तरक्की करेंगे, खूब सारे पैसे होंगे, बहुत बड़ा घर होगा हमारा। घर तो होगा पापा, लेकिन उसमें मम्मी नहीं होगी ना। ले खा ले। तुम मेरी मम्मी बनने के लिए यहाँ लाई हो ना मुझे, ताकि मुझे यहाँ बंद करके पापा से शादी कर सको। देख मैं तेरे पापा के साथ जो कुछ भी करूंगी ना, उसमें तू कुछ नहीं कर पाएगी। साला ये तो उठ ही नहीं रहा रे। भाई नशे की चाय पी के टपक तो नहीं है? जिंदा है अभी तक, पर आगे का कदम उठाने के लिए इसको उठाना तो पड़ेगा। सर सोमेश के अलावा जो रवि नाम का दूसरा गार्ड बेहोश था, इसको होश आ गया। सर सोमेश सही कह रहा, अनमोल ने हम सबके लिए चाय बनाई थी और चाय पीने वाले में बेहोश हो गया था। लूट करने जो लोग आए थे वो कौन थे? साहब लूट ऐसा कुछ मेरे सामने हुआ ही नहीं। वो तो आज मुझे होश आया, मुझे पता चला लूट का और अनमोल के मर्डर के बारे में। तू और सोमेश एक ही रात लाप रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ने तुम्हें पढ़ा के रखा है कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, और तुम सब कहीं बेहोश होना भी एक साजिश का हिस्सा है? ऐसा कुछ नहीं, हम जो कह रहे हैं वो सही है साहब। जेनिथ कैश मैनेजमेंट में हुई लूट के बाद आम जनता सोशल मीडिया के थ्रू कंपनी की काफी आलोचना कर रही है, पर पुलिस का दावा है कि इस मामले को जल्दी से जल्दी सुलझा लिया जाएगा। सर इन दोनों के ब्लड में नशीली दवा के ट्रेसेस हैं, लेकिन अनमोल के ब्लड में इस तरह के कोई ट्रेसेस नहीं मिले। मतलब अनमोल ने वो चाय पी ही नहीं थी? रवि और सोमेश दोनों का कहना है कि अनमोल ने ही वो चाय बनाई थी और अनमोल ने ही चाय सबको सर्व भी की थी। इसका मतलब ये हुआ कि माधव के साथ साथ इस रॉबरी में अनमोल का भी हाथ था। लेकिन सर मर्डर अनमोल का हुआ है और माधव फरार है, तो हो सकता है कि ये पूरा प्लान माधव को, जिससे हमारा ध्यान अनमोल पे जाए। और हो ये भी सकता है कि ये अनमोल माधव का या फिर किसी और का कोई ऐसा राज जानता हो जिससे क्रिमिनल्स को खतरा हो भी सकता है। विकास इस अनमोल का भी बैकग्राउंड चेक करो, आई एम श्योर इसके मर्डर के पीछे कोई बड़ी साजिश है। सर
माधव का फोन अभी अलीबाग में ऑन हुआ है। ये नंबर अभी भी वहीं एक्टिव है। साहब माधव का है? कौन माधव साहब? वही जिसका फोन है। कहाँ है वो? मुझे नहीं पता साहब कौन माधव, किसका फोन? बोल। अब मुझे नहीं पता है फोन मेरी गाड़ी में कैसे आया। इस आदमी को अपनी गाड़ी के आसपास कहीं देखा है? नहीं साहब, इस आदमी को तो नहीं देखा। हाँ साहब, मैं सवारी उतार के अलीबाग चाय पीने के लिए रुका था साहब। मैंने वहाँ देखा कि एक आदमी बार बार मेरी गाड़ी के आसपास मंडरा रहा है। तो जरूर सारा कालाकांडी उसी आदमी का किया जा रहा है। उस ड्राइवर पर भरोसा नहीं किया जा सकता विनय। सर अभी तक तो उसने कुछ उगला नहीं है, लगता है सच बोल रहा है। उस ड्राइवर ने जिस चाय की दुकान के आसपास उस आदमी को देखा था वहां पर छानबीन करवाओ। हो सकता है माधव की वहां से कोई लीड मिल जाए। सर सर आगरा पुलिस चिमनी के नेटिव एड्रेस पे पहुंची थी। वहां उसकी मां से पता चला कि चिमनी ये मुंबई में जोगेश्वरी में रहती है। जोगेश्वरी में कहां? अंदर कोई नहीं। वो बहुत गंदी आंटी अंकल, वो मुझे यहाँ ले आई। मुझे पापा के पास भी नहीं जाने दे रही। मुझे पापा के पास जाना है। बेटा आपके पापा हैं कहाँ हुए? आंटी बोली कि पापा का एक्सीडेंट हो गया। साहब मेरे को नहीं पता माधव कहाँ है। वो तो मैंने वो खबर में देखा था टीवी में कि माधव जहाँ काम करता है वहाँ बहुत बड़ी लूट हो गई थी साहब, और माधव भी लापता है। मैं उसकी बेटी को इसीलिए ले आई थी, मेरे को लगा कि आप उसको परेशान करेंगे। माधव के साथ क्या रिश्ता है तेरा? साहब मैं वो माधव से बहुत प्यार करती है साहब, और माधव अपनी बेटी से। मैंने उसकी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं किया है साहब। मैं तो उसका ख्याल रख रही थी, उसे खाना खिला रही थी साहब, उसकी माँ जैसी थी मैं साहब। लेकिन उसकी बेटी मेरे को पसंद नहीं करती थी साहब। मैं ये सब करके उसका दिल जीतना चाहती थी, ताकि जब माधव वापस आए तो उसे ये सब देखकर अच्छा लगे, और वो भी मुझसे शादी बनाना चाहे साहब। योगिता, जब तक ये सच ना बोलते ना, हाथ रोकना मत। हेलो प्रथमेश सर, हम माधव बोल रहे हैं। वो आपने जैसा कहा था हमने सारा 12 करोड़ ठिकाने लगा दिया है। साले माधव तू? गाली मत दीजिए सर, वो गलती हुआ जो अनमोल को मार दिया। अभी आगे बताइएगा क्या करना है, हम आपको थोड़ी देर में फोन करते हैं। सर हमने ज़ेनिथ कैश मैनेजमेंट एजेंसी के एम्प्लॉयज के बारे में पता किया। सर इस माधव ने 3 साल पहले इस एजेंसी को ज्वाइन किया था, और इससे पहले ये जिस कंपनी में था वहां के लोग इसके बारे में अच्छा ही बोल रहे हैं। प्रथमेश भी माधव की ईमानदारी के बारे में बखान कर रहा था। लेकिन सर इस प्रथमेश का बैकग्राउंड भी क्लीन नहीं है। इससे पहले जिस कंपनी में था वहां के कैश वैन से 3 करोड़ रुपए की लूट हुई थी, जिसकी वजह से इसे उस कंपनी से निकाल दिया गया। फिर इसने अपनी कंपनी शुरू की जो बहुत जल्द बंद हो गई। उसके बाद इसने ज़ेनिथ कैश मैनेजमेंट एजेंसी को ज्वाइन किया, और अब यहां भी 12 करोड़ की लूट हुई। मैं पहले से ही कह रहा हूं कि बिना अंदर की मिलीभगत के इतना बड़ा कांड पॉसिबल ही नहीं। लेकिन सर इस मिलीभगत में अनमोल की भूमिका को भी समझना होगा। सर अनमोल ने 10 महीने पहले इस एजेंसी को ज्वाइन किया था, और ये लोग भी बोल रहे हैं कि अनमोल नहीं, चाहे मैं नशीली दवा मिलाई थी। और सर अनमोल के कॉल रिकॉर्ड में एक ऐसा नंबर मिला है जिस पर वो रेगुलर बात करता था, लेकिन अभी वो नंबर बंद है। किसका नंबर है? सर ये नंबर इस रजनी सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये अनमोल इस रजनी से काफी टच में था। माधव चिमनी के साथ टच में था, और अनमोल इस रजनी के साथ टच में था। हो सकता है चिमनी ने माधव को और रजनी ने अनमोल को हनी ट्रैप किया हो, और इन दोनों लड़कियों का इस रॉबरी के मास्टरमाइंड से कोई कनेक्शन हो। सर हमने प्रथमेश के मोबाइल नंबर को सर्वेलांस पर डाल रखा था। अभी उसको अलीबाग के पीसीओ से कॉल आया था, और कॉल करने वाला अपना नाम माधव बता रहा था। सर माधव मुझे फंसा रहा है, मैं सच बोल रहा हूँ सर, मेरे कहने पे कुछ नहीं हुआ है सर। सर मुझे नहीं पता कि उसने मुझे फोन क्यों किया। मुझे पता है कि तू माधव की पैरवी क्यों कर रहा था।
अनमोल भी तेरे साथ इस प्लानिंग में शामिल था ना? क्यों मारा उसको? सर मैंने अनमोल को नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। माधव की गर्लफ्रेंड चिमनी और अनमोल की गर्लफ्रेंड रजनी, इनसे क्या कनेक्शन है तेरा? सर मैं किसी चिमनी किसी रजनी को नहीं जानता हूँ। जहां पर तू पहले काम करता था वहां पर 3 करोड़ की लूट हुई थी, बोलते ये भी झूठ है? नहीं बोलो झूठ है। सर मैं मानता हूँ कि वहां पे भी लूट हुई थी, लेकिन उसमें भी मेरा हाथ नहीं था सर। जब तक ये सच ना बोले ना तो साले। सर मेरी बात सुनिए सर। सर मुझे सर सुनिए, 1 मिनट आइए जरा। जी ये रजनी यहीं रहती है? जी कहाँ गई है कुछ पता? सर ये तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ परसों शाम को मैंने उनको सामान ले जाते हुए देखा है। देखकर तो लग रहा था शायद वो कहीं बाहर गांव जा रही है। ये रजनी के अलावा और कोई भी रहता है? नहीं, वो अकेली ही रहती थी। ठीक है, थैंक यू। रजनी सिक्योरिटी गार्ड अनमोल की गर्लफ्रेंड थी, वही अनमोल जिसका रॉबरी के दौरान मर्डर हुआ था। और रजनी चिमनी, माधव और प्रथमेश के बाद प्राइम सस्पेक्ट बनकर हमारे सामने आई थी। और अब माधव के साथ साथ हमें रजनी की भी तलाश थी। रजनी को ढूंढने के लिए हम मुंबई के टैक्सी, ऑटो, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हर उस एरिया को स्कैन कर रहे थे जहां से वो शहर छोड़कर भाग सकती थी। वहीं माधव का पता लगाने के लिए हम अलीबाग के उस पीसीओ वाले एरिया को भी खंगाल रहे थे जहां से प्रथमेश को कॉल किया गया था। चिमनी और प्रथमेश से की गई लगातार पूछताछ के बावजूद भी कोई कामयाबी हमारे हाथ नहीं लगी। और अब जो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आई उसने फिर से हमारी सारी कोशिशों को नाकाम कर दिया। सर मैं कॉल बैक करता हूं। माधव की लाश मिली है अलीबाग में, और अलीबाग के पीसीओ से माधव ने ही प्रथमेश को कॉल किया था। ये हमें भटकाने की कोई चाल लग रही है मुझे। अब इतना तो साफ है कि इस गेम का असली खिलाड़ी कोई ऐसा है जिसने माधव और अनमोल का इस रॉबरी में अपनी ढाल बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। सर वो जो कोई भी है उसका मकसद प्रथमेश को फंसाना हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यह प्रथमेश पूरे प्लान का मास्टरमाइंड है, क्योंकि उसे पता तो होगा ही कि उसका फोन हमारे सर्विलेंस में है, तो वो इतनी बड़ी गलती तो करेगा नहीं कि किसी क्रिमिनल से अपने ही फोन पर बात करे। तो मुझे लगता है कि इन सब के पीछे इस रजनी का हाथ है। रजनी इन्वॉल्व तो है इसमें। एक बार रजनी हमारे हाथ लग जाए उसके बाद मास्टरमाइंड भी हाथ में आ जाएगा। हाँ पाटिल सर, अभी कंट्रोल रूम से फोन आया था। हमारे एरिया में एक आदमी की डेड बॉडी मिली है। लाश को इसी सूटकेस में भर के यहां डंप किया गया है। सर पर किसी ने भारी चीज से वार किया है। हमारी सारी टीम 12 करोड़ के रॉबरी केस पे लगी हुई है और अब ये मर्डर केस। विकास एक टीम बनाओ, इस केस पे लगा दो, मुझे अपडेट देते रहना और पता करो ये कौन है। शायद इसकी मिसिंग कंप्लेंट किसी थाने में फाइल की गई हो। राइट सर। आईपीएस बनने का सपना था ना तुम्हारा, लेकिन तुम एग्जाम भी नहीं दे पाई। कैसा लगता है ये सोच के कि अब तुम आईपीएस नहीं लेकिन एक भगोड़ी एब्सकॉन्डिंग क्रिमिनल हो? सर रजनी से जुड़ी एक इंफॉर्मेशन मिली है। मुझे इंफॉर्मेशन नहीं, रजनी अंदर चाहिए पाटिल। सर ये इंफॉर्मेशन रजनी को जेल के अंदर लाने वाली हो सकती है। ये लाश जो हमें लावारिस हालत में मिली थी, इसकी कहीं कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं है, लेकिन मैंने उसका बायोमेट्रिक्स करवाया था। इसका नाम रजत बागले है, बोरीवली के LIC कॉलोनी का रहने वाला है। इसके घर पर जाओ, देखो कुछ ना कुछ हाथ जरूर लगे। सर सर मेरा इस लूट से कोई लेना देना नहीं है। मेरा यकीन कीजिए मैं इसमें शामिल नहीं थी। तो फिर गायब क्यों थी? सर मैं बेकार में ही अनमोल के चक्कर में फंस गई थी। उसने कहा था कि उसे 1 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। सच? 1 करोड़? मजाक कर रहा है क्या? कौन देगा तुझे 1 करोड़? है एक सीक्रेट, इस बार ना बहुत बड़ा हाथ मारने वाला हूँ, उसके बाद ना अपनी लाइफ सेट है। सर अनमोल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये लूट प्लान की थी। उसने मुझसे कहा था कि लूट के हिस्से का पैसा वो मुझे लाकर देगा, लेकिन कोई नहीं आया और अनमोल का मर्डर हो गया। सर मैं बहुत डर गई थी, इसलिए अपनी मौसी के यहाँ आ गई। अनमोल ने अपने किन दोस्तों के साथ मिलकर ये सब प्लान किया था? सर मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं सच कह रही हूँ सर, मुझे कुछ नहीं पता। सर
यहाँ कल से ताला लगा हुआ है। रजत भाई अपनी बीवी के साथ यहाँ रहते थे। लेकिन सर बात क्या हुई? हमें रजत की लाश मिली है। लाश? हाँ। ये रजत की बीवी कहाँ होगी अभी, कुछ मालूम है तुम्हें? सर उसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक दिन पहले जब मैं यहाँ पे आया था तो रजत की बीवी मुझसे बोली आज जॉगिंग पे नहीं जाएंगे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और सर उसके बाद शाम को मैं यहाँ रजत को मिलने आया था, लेकिन उनकी बीवी ने बोला कि वो घर पर नहीं है। इसका मतलब वो झूठ बोल रही थी मुझसे। पूरा घर सर्च करो, एक भी कमरा ना छूटे। अरविंद ऊपर जाके देखो। ये रजत की वाइफ? जी सर, ये रजत की वाइफ और ये रजत है। सर रजनी अब भी वही बोल रही है कि अनमोल के साथ उसके किसी दोस्त ने ये रॉबरी प्लान की थी, लेकिन माधव के अलावा तो किसी ऐसे दोस्त का पता नहीं चला जिस पर शक किया जा सके। हाँ विकास, रजत की बीवी गायब है और उसके घर से ब्लड ट्रेसेस भी मिले हैं और पड़ोसियों से पूछताछ में पता चला है कि काव्या के साथ कल यहाँ एक आदमी भी देखा गया था। हो सकता है ये कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का एंगल हो। विकास मुझे सेकंड लाइन पे एक कॉल आ रहा है, तुम ऐसा करो काव्या का लुकआउट नोटिस जारी करवाओ और इसके कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक करो। ओके? हेलो, व्हाट? पुनः मैं कहा? रुपये का पेटी इधर मिला था मेरे को। साहब मैं तो अपनी जमीन पे रोप करने के वास्ते आया था, तो इधर गीला मिट्टी देख के मेरे को थोड़ा सा कुछ लगा कि इधर गीला कैसे? मेरा जमीन मैंने खोदा नहीं तो फिर किसने खोदा? मैंने खुदाई किया साहब, देखा तो उसके अंदर पैसे का पेटी। मैं तो सोच पड़ गया कि मेरी जमीन पे इतना पैसा किसने गाड़ा। अब इतना पैसा देख के तो एक बार मेरे दिल में भी थोड़ा लालच आ गया था, लेकिन साहब उसके अंदर उसके ऊपर मैंने कंपनी का नाम देखा लिखा हुआ और पेपर में पढ़ा था, मैंने कुछ कंपनी में चोरी बीरी कैसा पढ़ा था, वो हिसाब से फिर मैंने आपको खबर किया। आपको इसका जरा भी अंदाजा नहीं है कि कोई आपके खेत में इतना सारा पैसा क्यों गाड़ेगा? मैं क्या बोल सकता हूँ साहब, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर पुणे पुलिस ने उस ट्रंक के कैश की काउंटिंग की, उसमें तकरीबन 6 करोड़ रुपया था, जबकि लूट हुई 12 करोड़। पाटिल, इससे भी बड़ा सवाल यह है कि रॉबर्ट्स ने इतना सारा पैसा यहाँ पर क्यों और किस मकसद से गाड़ा। हो सकता है वो इसी एरिया का रहने वाला हो और यहाँ पर रहकर इस पर नजर रख रहा हो। एक काम करो पाटिल, इस एरिया का डंप डेटा निकलवाओ। हो सकता है कोई ऐसा नंबर हाथ लग जाए जो रॉबरी के वक्त मुंबई में एक्टिव हो। सुनो, पापा, 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 मुझे पापा बचाना। नहीं नहीं रोते बेटा, मत रो। आ जाएंगे, हाँ पापा आ जाएंगे, आ जाएंगे पापा। इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मिले मुझे तुरंत इन्फॉर्म करो। सर, हाँ विकास, सर मैंने काव्या के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, उसमें इस प्रकाश का नंबर मिला है जो रजत की हत्या के बाद से बंद है। सर ये प्रकाश मलाड का रहने वाला है, लेकिन अभी इसका फ्लैट बंद है। मतलब रजत का मर्डर प्रकाश और काव्या ने किया है? प्रकाश के कॉल निकलवाओ। ओके सर। 12 जून 2017 की रात को हुई 12 करोड़ की रॉबरी और मर्डर के बाद उस दौरान सामने आया रजत वागले मर्डर केस भी कई चौंकाने वाले खुलासों से भरा था। रजत की बीवी काव्या और उसका दोस्त प्रकाश अब भी फरार थे। एक तरफ हम उनकी बैकग्राउंड चेक कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हम उस एरिया का डंप डेटा भी स्कैन कर रहे थे जहां लूट के 12 करोड़ में से 6 करोड़ एक गरीब किसान के खेत में गाड़कर छिपा दिए गए थे। और अब जो हमारे सामने आया वो हमारी सोच से भी परे था। सर पुणे के शिवाजी नगर के डंप डेटा में जहां पर वो ट्रंक मिला था, इस हिस्ट्री शीटर रमेश शिंदे का नंबर मिला है। पता चला है कि रॉबरी के वक्त इसका नंबर मुंबई में एक्टिव था और रॉबरी के बाद से बंद आ रहा है। यानी इस रॉबरी में इस हिस्ट्री शीटर रमेश शिंदे का हाथ है? सर इस रजत वागले मर्डर केस का भी तो इससे कनेक्शन हो सकता है। वो कैसे? सर रमेश के कॉल रिकॉर्ड्स में हमें इस प्रकाश का नंबर मिला और पता चला है कि 1 साल पहले तक प्रकाश और प्रथमेश आपस में टच में थे। देख रमेश, अपनी वक्त है जो भी सच बोलते। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, प्रकाश मेरा एक्स कलीग था।
लेकिन निशा इस रॉबरी में कोई हाथ नहीं है सर। आप लोग क्यों नहीं बात समझ रहे हैं सर? मैं सच बोल रहा हूँ। जब तक ये सच ना बोलते तोड़ते रहो। ये प्रथमेश ऐसे नहीं टूटेगा। अपने सारे खबरी नेटवर्क को एक्टिव करो। कैसे भी करके प्रकाश, काव्या और हिस्ट्री शीटर रमेश शिंदे का पता लगाओ। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्लियर? ओफ। इस केस को जल्द से जल्द क्रैक करने के लिए हमने अपने खबरी नेटवर्क को बड़े पैमाने पर फैला दिया। क्रिमिनल्स तक पहुंचने का हर जरिया अंधेरे में तीर चलाने जैसा लग रहा था, लेकिन जल्द ही हमारे खबरी ने हमें उस टारगेट तक पहुंचा दिया जो इस खेल का महज एक मोहरा था। हमें हिस्ट्री शीटर रमेश शिंदे और उसके आदमियों की टिप मिली और हमने उन्हें धरने में तनिक देर नहीं लगाई। सब हमने तो सिर्फ लूट की थी। मुझे सब करवाने वाला प्रकाश है साहब। यह है ज़ेनिथ कैश मैनेजमेंट एजेंसी का बोरीवली सेंटर। बाकी का पैसा कहां है? प्रकाश के पास नहीं साहब। लूट के पैसों में से प्रकाश ने अपना कोई हिस्सा नहीं लिया। वो तो सिर्फ लूट करवाना चाहता था। प्रकाश ने लूट के पैसों में से अपना हिस्सा नहीं लिया। कहां मिलेगा प्रकाश? देख कितनी प्यारी लड़की है। बहुत प्यार करता हूं मैं तुझसे। अरे क्या हुआ? रो क्यों रही हो? शादी करूंगा तुझसे। मैं इस कैद से आजाद हो जाऊंगी। मेरा बस चलेगा ना, अपनी जान दे दूंगी मैं। काव्या, प्यार करता हूं मैं तुझसे। तू समझ नहीं पाई मेरे प्यार को काव्या। मैं नहीं जानती थी सर कि प्रकाश ने कोई रॉबरी प्लान की थी। अब तुम ये भी कहोगी कि तुमने अपने पति का मर्डर प्लान नहीं किया? तुम दोनों ने मिलकर ही मारा ना रजत को? काश साले पहले खिड़की से आता था तो दरवाजे से आने लगा है। अरे मैं खिड़की से ही आ रहा था। मेरे मेरी काव्या का गला दबाया। अरे मेरी काव्या मुझसे जा सकती है, तुझसे नहीं। कब से जानती हो तुम प्रकाश को? शादी के पहले से मैं और प्रकाश एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन मुझे ये समझ आ गया था कि मेरा और प्रकाश का कोई फ्यूचर नहीं, इसलिए मैं उससे अलग हो गई। हाँ, मैंने उस एजेंसी से 12 करोड़ रुपए लुटवाए, उस अनमोल को मरवाया, उस माधव को भी मरवाया, लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा। आप प्लानिंग के हिसाब से अनमोल सबको चाय पिला के बेहोश करने वाला था और बाद में खुद चाय पी के बेहोश होने वाला था, ताकि आपको लगे कि उसने कुछ नहीं किया। लेकिन प्रकाश ने बोला कि वो अनमोल इतना भी शाना नहीं है कि पुलिस को गुमराह कर सके। खत्म कर दो उसको। और हाँ, एक गार्ड को वहां से उठा लेना। और इसलिए हमने माधव को वहां से उठाया था साहब। प्रकाश का प्लान था कि आपका शक माधव पे जाए। उसी के कहने पे हमने माधव से प्रथमेश को फोन किया। तूने इतना कुछ किया, फिर भी 12 करोड़ की लूट में से अपना हिस्सा नहीं लिया। ये करके क्या साबित करना चाहता था तू? मैं उस प्रथमेश से बदला लेना चाहता था सर। मालाड में मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था, वहां प्रथमेश मेरा बॉस था। काव्या भी वही काम करती थी। मैं काव्या से बहुत प्यार करता था। पता नहीं अचानक क्या हुआ, उसके घर वाले उसे लेके पुणे चले गए और मेरा और काव्या का मिलना बंद हो गया। मैंने प्रथमेश से कहा कि मेरी भी ट्रांसफर करा दो अपने पुणे के ऑफिस में, लेकिन वो माना ही नहीं। अगर मैं वहां जाता तो मैं काव्या को मना लेता, दोनों की शादी होती, लेकिन वो हुआ ही नहीं। प्रथमेश की वजह से उसने वो रजत के साथ शादी की। उस प्रथमेश की वजह से ना काव्या मेरी जिंदगी से चली गई। जुनून जब किसी इंसान के सर चढ़ जाए तो वो सही गलत का फर्क भूल जाता है। ये काफी हैरान कर देने वाला था कि 12 करोड़ की लूट करने वाले मास्टरमाइंड प्रकाश ने अपने लिए कोई हिस्सा नहीं मांगा था, जबकि इतनी सारी रकम देखकर एक ईमानदार आदमी की भी नीयत डोल सकती है। वहीं आज हमारे देश में उस गरीब किसान गणेश जैसे लोग भी हैं जिनकी ईमानदारी से हमें सबक लेना चाहिए। लेकिन इस केस में माधव ऐसे षड्यंत्र में मारा गया जो उसकी बेटी रानी के अनाथ होने की दुखद दास्तां बन गई। अपने सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल आप लोगों से विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक।
मकसद बताना नहीं, बचाना है। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें